हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी एक्सीलेंसिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट 2। मतलब इससे पहले वाला जो पार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। हाइड्रोस्फेयर से आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाला हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। हाइड्रोस्फेयर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, वन लाइनर, कि जितना भी वाटर वाला जो हमारा पार्ट है, जहाँ जहाँ पे पानी है, तो वो वाला पार्ट क्या है हमारा हाइड्रोस्फेयर। ओके। अर्थ क्या है हमारा, ब्लू प्लैनेट है। अर्थ पे मैंने बताया था कि 71% हमारा जो अर्थ है वो पानी से ही कवर्ड है, 29% क्या है लैंड है। तो जो मेजॉरिटी क्या है वो वाटर से ही कवर्ड है। हालांकि उसमें फ्रेश वाटर कम है लेकिन पानी तो है। तो हाइड्रोस्फेयर हमारे पास सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, जो डोमेन ऑफ अर्थ है वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर ही है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ये भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्फेयर तीनों फॉर्म्स में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इन तीनों फॉर्म में जो भी वाटर है उसको कवर करता है। सॉलिड मतलब कि आइस की फॉर्म में, लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में, और गैस यानी कि वेपर की फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों फॉर्म में जो भी वाटर प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड, जो भी हमारा रनिंग वाटर है ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, और आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। यही मैंने आपको बताया कि जितने भी तीनों फॉर्म्स में जो भी वाटर प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, अंडरग्राउंड वाटर ग्लेशियर आइस की फॉर्म में, या फिर जो भी पानी हमारा ओशन और रिवर में है, यानी कि जो भी हमारा रनिंग वाटर है, वो सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है। More than 97% of the Earth's water is found in oceans and is too salty for human use. यही मैंने बताया कि जो हमारा मैक्सिमम वाटर है ना वो कहाँ है, ओशियंस में है। ओशियंस वाला पानी हम पी तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोल्टी है, बहुत ज़्यादा खारा पानी वो है, वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, कितना है, 2.5 के करीब हमारा जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हमारा इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। एक ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी जो हमारा अर्थ है वहाँ पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। हमें तो ये बताइए कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, पानी को सेव करना चाहिए, तो क्यों हो रहा है ऐसा? जब हमारा 71% ऑफ अर्थ इज़ वाटर, तब भी हमारे पास पानी की कमी क्यों है? क्योंकि 97.5% आउट ऑफ द 100% ऑफ वाटर, 97.5% जो है हमारा वो क्या है, सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर है तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो ड्रिंकेबल नहीं है, इसीलिए पानी की कमी है। जो फ्रेश वाटर है वो तो या तो रिवर्स में प्रेजेंट है या हमारा ग्राउंड वाटर है जो हम पी सकते हैं, तो वो बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए पानी की कमी है। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। ओशियंस की बात करेंगे अब हम। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। ओशियंस जो है हमारे वो हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। कल भी हमने देखा था कि सारे जो ओशियंस हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारे जो ओशियंस हैं वो क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आज भी मैं आपको एक बार मैप पे ले चलती हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, यहाँ पे सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ये फिर से आपका पैसिफिक ओशियन। इस जितना भी पानी है ना, यहाँ पे जितने भी ओशियंस हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये सब कनेक्टेड है, सारा जो पानी है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे हाँ ऑफकोर्स आर्कटिक ओशियन हमारा रह गया था, आर्कटिक ओशियन, ये सारे जो हैं कनेक्टेड है, वही लिखा गया है, वही बताया गया है। वापस आते हैं, ऑल आर इंटर कनेक्टेड।
द वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, ये तो हमें पता ही है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। जो 3 मुख्य मूवमेंट्स हैं, जो मेन मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर्स की, वो हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ठीक है, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स, ये 3 हमारी मेन मूवमेंट हैं ओशन वाटर की। या तो वेव की फॉर्म में वाटर ट्रैवल करेगा, या टाइड्स की फॉर्म में, अचानक से टाइड आ जाती है, लो टाइड या हाई टाइड की फॉर्म में, या फिर करंट्स की फॉर्म में हमारा ओशन वाटर ट्रैवल करता है या मूव करता है। द 5 मेजर ओशंस आर, जो 5 मेजर ओशंस हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियन अभी हमने देखे, मैप पे आप एक बार फिर से जाके खुद से भी देख लेंगे और 5 ओशियंस के नाम भी आप याद रखेंगे। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, जो हमारा पैसिफिक है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 ऑफ द अर्थ में क्या है हमारा? पैसिफिक ओशियन। मरियाना ट्रेंच जो है हमारे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वो भी कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशियन में ही लाई करता है। द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ से शुरू होता है हाफ सर्कल ये और हाफ सर्कल ये, सेमी सर्कल को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एक सर्कल। अभी तो ये ऐसे लैंडस्केप फॉर्म में दिखा रखा है, अगर इसको हम पूरा अगर देखेंगे मैप की फॉर्म में ना देख के, अगर हम इसको ग्लोब की फॉर्म में देखेंगे तो ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, आपको ऐसा सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट। इसके आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका नाम दिया गया है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इसके आसपास हैं। मैप आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, मैंने आपको दिखा भी दिया, पैसिफिक ओशन की लोकेशन भी आपको दिखा दी है। अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ एस शेप, ये एस शेप का है, और एक तरफ इसके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वेस्ट साइड पे, और यूरोप और अफ्रीका है इसके ईस्ट साइड पे। जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो थोड़ी सी इंडेंटेड है। ठीक है, इज़ हाईली इंडेंटेड। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसको क्लियर करेंगे पेज को। ये आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ अमेरिका के पास, ये देखिए है ना, एस शेप का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम याद रखेंगे, ये हमारा क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। कमिंग बैक, सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ओशन है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, थोड़ा सा ये उबड़ खाबड़ सा है, इसीलिए यहाँ पे पोर्ट्स भी बने हुए हैं। बहुत एक अच्छी कोस्ट लाइन ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स हैं, हार्बर्स, पोर्ट्स, बंदरगाह। ठीक है, इंडियन ओशन की बात करते हैं। इंडियन ओशन ओनली ओशन है जो एक कंट्री के नाम के बाद रखा गया है, यानी कि इंडिया के नाम पे। इंडियन ओशन किसके नाम पे रखा गया है? इंडिया, आवर कंट्री। ओके, द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। जो इंडियन ओशन की शेप है वो ट्राइंगुलर है। नॉर्थ में ये एशिया से बाउंड है, वेस्ट में इसके अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। सदर्न ओशन की बात करेंगे। सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को सर्कल करता है ये, मतलब पूरा कवर करता है। एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री ऑफ साउथ लैटिट्यूड। और अगर नॉर्थवर्ड देखें तो ये कितना? 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये जाता है। ठीक है, जो भी अंटार्कटिका है उसके पूरा सराउंडिंग हमारा क्या है? सदर्न ओशियन है, और अप टू 60 डिग्री साउथ, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री साउथ तक ये है, एक्सटेंडेड है। ओके, आर्कटिक ओशन की बात करें। आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल के आसपास लोकेटेड है। आर्कटिक से ही आप याद रखेंगे आर्कटिक सर्कल। ओके, और ये पूरा का पूरा कहाँ पे? नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसको सराउंड करता है। ये क्या है? आपका आर्कटिक ओशियन। ओके,
इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। एक नैरो स्ट्रेट, ये हम याद रखेंगे, स्ट्रेट का नाम इस स्ट्रेट से कनेक्टेड है। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन किस स्ट्रेट से कनेक्टेड है? बेरिंग स्ट्रेट से। आई होप आपको साथ साथ याद भी हो रहा है। मेरा जो मोटिव है ना इतना स्लो पढ़ाने का, वो यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ आप लोग याद भी कर लें यहीं पे। इट इज़ बाउंड बाय द नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये आपका नदर्न कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से बाउंड है। ठीक है, मतलब एक तरफ क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और एक तरफ आपका यूरेशिया है। चलिए एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर जो है, हमारी जो अर्थ है वो पूरा का पूरा ना सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से। हमने पहले भी पढ़ा था, जब एटमॉस्फेयर हमने थोड़ा सा देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी। जो हमारी अर्थ है वो गैसेस की एक लेयर से कनेक्टेड है। एटमॉस्फेयर यानी कि जितनी भी गैसेस, जो भी हमारे अर्थ के सराउंडिंग गैसेस हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं? एटमॉस्फेयर फॉर्म करती हैं। ठीक है, चलिए एक ब्लैंकेट ऑफ अर्थ इसे हम कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा नहीं होगी हम सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं हो पाएंगी। और हमारा एटमॉस्फेयर ही है जहाँ पे हमारा ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से हम हार्मफुल सन रेज से बचते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर में एटमॉस्फेयर के सिचुएटेड है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में या मेसोस्फेयर में? ओके, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है। 5 लेयर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, उसके टेम्परेचर पे, उसके कंपोजिशन के बेसिस पे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ये अर्थ सरफेस से शुरू होती हैं। जो सबसे पहली लेयर है वो हमारी क्या है? ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये हम याद रखेंगे, इनका ऑर्डर जो है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन है, जो हमारा 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर होती है। ठीक है, जो हमारी नाइट्रोजन है वो 99% ऑफ क्लीन एयर बनाती है। इसके बाद नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% और बाकी की जो गैसेस हैं वो 1% हमारा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। आर्गन है या फिर हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं जो और भी प्रेजेंट है, लेकिन वो सिर्फ 1% है बाय वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा जो गैस है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में कौन सी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब आप क्या देंगे? ऑक्सीजन? नो, इसका जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी 78% प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमें पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन तो लाइफ है हमारे लिए। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन है वो हेल्प किस में करती है? वो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। सबसे मेजर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आपने सुना है, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट, इज इम्पोर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी हालांकि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है ना, जितनी भी हीट हमारी अर्थ रेडिएट करती है उसको ये एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या रहता है, हमारा जो प्लैनेट है वो गर्म रहता है। अदरवाइज एकदम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो
हो रहा है, क्या कहते हैं, उत्सर्जन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर ना बढ़े तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा रोल है। जो भी हीट रेडिएट होती है अर्थ से, तो थोड़ी सी तो गर्मी हमें चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, वरना एकदम फ्रीज हो जाएगा, सब एकदम ठंडा पड़ जाएगा, फिर हम बहुत ठंड में भी नहीं जी पाएंगे। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो हाइट के साथ साथ वेरी करती है, जो अलग अलग लेयर्स हैं उनमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो डेंसिटी है मैक्सिमम एट सी लेवल डिक्रीजेज एज वी गो अप, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर की। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, आपने सुना है कि पहाड़ चढ़ते वक्त ऊपर सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है। अभी हमने बताया ना, जैसे जैसे सी लेवल से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी। ओके, दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन विद दैम। उनको अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ों पे सांस लेना। अगर वैसे भी अगर आप कभी पहाड़ों पे घूमने गए हैं, बहुत ऊंचाई पे अगर आप चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो सांस लेने में प्रॉब्लम, एक बहुत हेल्दी इंसान होगा तो उसे भी होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये हर जगह में चेंज होता रहता है, ये हर प्लेस पे अलग अलग होगा। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम लो प्रेशर। कुछ पे हाई प्रेशर होता है, कुछ पे लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स, जो हमारी एयर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। हमारी जो एयर है ना वो मूव करती है कहाँ से, हाई टू लो। हमेशा जो हमारी हाई टू लो मूव करेगी, जो हमारी एयर होगी कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई टू लो। ये आप याद रखेंगे। मैं इसको बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। ओके, एटमॉस्फेयर के बारे में इतना ही। अभी हम बायोस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिख के। बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। ये वाला जो फिगर दिया हुआ है ये आप बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा लिथोस्फेयर लैंड वाला पार्ट, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर हमारा एयर वाला पार्ट। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर, और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। ये हम याद रखेंगे। और जब ये सब मिल जाएगा, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो क्या बनेगा हमारा बायोस्फेयर। जीने के लिए या लाइफ के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लैंड भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। ये सब मिलके क्या बना देंगे, हमारा बायोस्फेयर बना देंगे, ठीक है। द बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर। It in this zone that life that is unique to this planet exist। हमारे अर्थ पे ही हम सिर्फ लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है। समझ आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। एक छोटे छोटे माइक्रोब्स से लेके बहुत बड़े बड़े मैमल्स तक यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं और बायोस्फीयर से किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अगर हम वैसे कर साइंस में आप पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, पर अगर हम ब्रॉडली बात करें तो कितने होते हैं, दो ही किंगडम हम पढ़ेंगे अभी। एक तो एनिमल किंगडम होता है और एक प्लांट किंगडम, एनिमिलिया और प्लांटे, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। यही मैंने बताया कि जो तीनों डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के, यानी कि हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, लैंड, एयर एंड वाटर, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही हैं।
फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर वुड, हम पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काट रहे हैं, किसके लिए? ताकि हमारी लकड़ी की ज़रूरतें जो भी हमारी लकड़ी की ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो पाएँ। या फिर हम लैंड को क्लियर करते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। सिमिलरली अर्थ्स लाइक सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की वजह से भी कई बार हमारे यहाँ चेंजेस आ जाते हैं। अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा एकदम तबाही कई जगह पे मच जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, कई बार लैंड सबमर्ज कर जाता है। सबमर्ज मतलब वहाँ से नीचे दब जाता है, लैंड अंदर की तरफ खिसक जाता है। एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, अभी सुनामी के केस में ऐसा हुआ था। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर सबमर्ज्ड, अंडमान और निकोबार के जो पार्ट्स हैं वो सबमर्ज हो गए थे, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस गए थे या फिर डूब गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरी तरह डूबे नहीं थे, थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाना, सबमर्ज हो जाना, ठीक है। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटीरियल, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हम डिस्चार्ज करते हैं पानी में ह्यूमन यूज़ के लिए, जो हमारे लिए अनयूजेबल है, जो हमारे लिए अनसुटेबल, हम पानी में बहा देते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो हम अपने ही एटमॉस्फेयर को हम परेशान कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में बहा दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ती है? CO2 के बढ़ने की वजह से, ठीक है। इस जब CO2 बढ़ता है ना एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हमें लिमिट में यूज़ करना चाहिए, उनको हमें एक तरीके से यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं। एक बैलेंस होना चाहिए नेचर का और डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी आज का वीडियो हो गया है। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और आपकी डिमांड है कि हाँ ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।